बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका आज का जो टॉपिक है, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं कि तमाम ही जो मेजर मेडिसिन ग्रुप्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। उनकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी डिस्कस हो गए, उनके एडवर्स इफेक्ट्स किस तरह से होते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब बेसिकली जो है कि हाइपरटेंशन की जो मैनेजमेंट है या किस तरह से उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, उसके हवाले से एक जनरल डिस्कशन है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हाइपरटेंशन है वो किस तरह से हो रहा है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो अगर 120/80 से मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नीचे है तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके पास आता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जो कि 120 से 129 के दरमियान जो है वो एलिवेटेड होता है। यानी अबव 120 चला जाए और 130 से कम हो तो आप उसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के अंदर शुमार करते हैं, अगर वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और डायस्टोलिक को जो है वो 80 से नीचे ही रहना है। अगर तो डायस्टोलिक जो है 80 से ऊपर चला जाएगा तो आपकी स्टेज जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 80/80 नहीं है, 80 to 89 है डायस्टोलिक के लिए। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, आई एम सॉरी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको भी करेक्शन कर देती हूँ। इस 89 है, ठीक है। 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 130 से लेकर 139 के दरमियान में जो होता है उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन में डाला जाता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन इज ग्रेटर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी पेशेंट्स होते हैं जिनको से फॉर एग्जांपल 50 या 65 प्लस की जो एज है, इसके अंदर क्या होता है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो रेस्ड होता है खाली। तो और जो डायस्टोलिक होता है वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर रहता है। तो ऐसे जो कंडीशंस होती हैं उनको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर जो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरटेंशन हुआ हुआ है, जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर किस तरह से मैनेज करेगा, उसके लिए किस तरह से लेकर चलते हैं इसको। कि सबसे पहले तो जो फोरमोस्ट कंडीशन है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या मॉडिफिकेशन। आपको यूजुअली पता है कि हाइपरटेंशन के लिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें एज के अलावा जो बात बहुत सारी चीजें वो क्या है कि जी आपका अनहेल्दी फूड अगर आप ले रहे हैं बहुत ज्यादा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, अल्कोहल या सिगरेट कंजम्पशन ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो फिर या वेट बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने पहले बताया, तो ऐसी कंडीशंस में ब्लड प्रेशर होने के या हाई ब्लड प्रेशर होने के, हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। खुसूसियत से एसेंशियल हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहली चीज होती है कि आप कोशिश करते हैं कि मरीज को जो है थोड़ा सा मूवमेंट करवाएं। जो वो हर वक्त बैठे रहता है उसको उससे जो उसकी जो सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है उससे उसको बाहर निकाला जाए। अगर अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा करें उसको कम करवा दें। ठीक है। वेल हेल्थ जो वेट है वो रिडक्शन की तरफ उसको टारगेट किया जाए कि जी पेशेंट जो है वो वेट रिड्यूस करे। ठीक है, बहुत ज्यादा ना करे, बहुत आइडियल वेट पे ना जाए, लेकिन कहा यह जाता है कि जी 1 to 2 kg वेट लॉस के ऊपर भी अच्छा खासा 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो तमाम चीजें जरूरी हैं, देखना और ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर इसके बाद फिर ये होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल अगर यंगर एज ग्रुप है तो शुरू में जो है वो डॉक्टर यही कोशिश कर रहे होते हैं कि खाली जो जो पहली चीज है यानी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसी से गुजारा करवा दिया जाए। अगर उससे फायदा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं कि मेडिसिन को रिजीम में ऐड किया जाता है। अच्छा, तो शुरू में कोशिश ये की जाती है कि सिंगल ड्रग के ऊपर चला जाए, और अगर सिंगल ड्रग ना हो तो फिर 2 ड्रग, 3 ड्रग या 4 ड्रग के ऊपर जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होता है। लेकिन अगेन या तो सिंगल ड्रग मैनेजमेंट रहती है, अगर तो उससे फायदा हो जाए तो उसी को चलाते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मल्टी ड्रग की तरफ जाते हैं। मल्टी ड्रग से मुराद है मोर देन वन। ठीक है। अब उसमें डिपेंड कर रहा होता है, कभी मतलब 2 ड्रग पे फायदा हो जाता है, फिर 3 ड्रग पे होता है, अगर उस पे भी ना हो तो कभी कभी जो 4 ड्रग मैनेजमेंट के ऊपर जाना पड़ता है। और अगर उस टाइम पे भी अगर उससे भी वो नहीं हो रहा हो, चेक करेक्ट ना हो रहा हो, तो फिर दोबारा से रिव्यू किया जाता है कि जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो है उनको दोबारा रिव्यू करना पड़ता है कि जी शायद दोबारा से जो है वो रिव्यू करवाना पड़ेगा।
तो इसको साथ लेते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हेल्दी ईटिंग। डैश डाइट है। डैश डाइट से मुराद क्या है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस तरह की जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनको प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जा सकती हैं। तो डैश डाइट जो प्रोग्राम है या जो जो अप्रोच है जिसके हिसाब से आप पेशेंट को जो है वो हेल्दी ईटिंग की तरफ ला सकते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप यूजुअली देखेंगे कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होंगे वो बाहर का खाना ज्यादा खाते होंगे। डाइन आउटिंग जो है वो जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, तो डाइन आउट जो है वो अच्छा खासा एक बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि बाहर का जो खाना होता है उसमें हेल्दी चीजों को इस्तेमाल यूजुअली नहीं किया जा रहा होता है। नमक मसाले का जो जो इस्तेमाल है वो ज्यादा होता है। फिर जो ऑयल होता है यूजुअली वो डिफरेंट तरह का इस्तेमाल हो रहा होता है, जो घी मिक्स करके जो ऑयल या फिर चर्बी ऐड की जा रही होती है उसमें, उस तरह का फूड मतलब इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जो लीन फैट नहीं हो, लीन मीट नहीं होता है, उसके अंदर चीजें एड अप हुई हुई होती हैं। फैटी जो कंटेंट होता है वो एडेड होता है गोश्त के साथ। तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। तो वो चीज को और फिर अगेन कोलेस्ट्रॉल या जो ट्रांस फैट्स होते हैं या जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो उन डाइट्स में बाहर के खानों में ज्यादा होते हैं। फिर उसके अलावा फिर आप देखते हैं कि जो अगर आप फॉर एग्जांपल बेकरी के आइटम्स ले लें, बेक्ड आइटम्स ले लें, कन्फेक्शनरी ले लें, यानी जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, तो वो तमाम चीजें भी यूजुअली उसमें जो है वो प्रोसेस्ड शुगर इस्तेमाल हो रही होती है। फिर उसके अलावा जो है उसके अंदर घी का इस्तेमाल बहुत हो रहा होता है। अगेन वो घी में चर्बी मिक्स हो रही होती है। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स यूजुअली अवॉइड कर रहे होते हैं लोग खाने को। फिश नहीं आमतौर पर इस्तेमाल की जा रही होती है। फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे होते लोग। फ्रूट जूसेस जो प्रोसेस्ड कैंड फ्रूट्स हैं या समझ लें कि जो फ्रूट के जूसेस बने हुए मिल रहे होते हैं मार्केट में, जो टेट्रा पैक होते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीजों को जितना अवॉइड किया जाए, पेशेंट को उसके ऊपर लेकर जाने की कोशिश की जाए कि अगर दांत सलामत है तो फ्रूट को चबा के खाया जाए, उसका जूस निकाल के ना पिया जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि फाइबर कंटेंट भी जाएगा, तो आपके जीआई को एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल पाएगी। ठीक है, फिर उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, कुक्ड या अनकुक्ड जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी सैलेड का इस्तेमाल बढ़ा दें, लेकिन सैलेड ड्रेसिंग्स जो हैं वो हेल्दी की तरफ रखी जाएं। मेयोनीज हो गया, फ्रेश क्रीम हो गया, इस तरह की जो हैवी ड्रेसिंग होती हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए। सादी सिंपल यानी सिट्रस की जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाए, तो वो जरा ज्यादा बेहतर रहता है। वेजिटेबल्स जो हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि आपकी जो विटामिन कंटेंट्स हैं वो यूजुअली आपको लीफी वेजिटेबल्स के अंदर तकरीबन सारे मिल रहे होते हैं, तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट होना जरूरी है। आपकी एक सर्विंग जो है वो एटलीस्ट दिन में किसी एक टाइम की जो है वो वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, और एक सर्विंग में मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सर्विंग कच्चे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर आपका काम नहीं बनेगा। होल ग्रेन्स इस्तेमाल करनी चाहिए। हम सिर्फ वीट और वीट के भी जो प्रोसेस्ड है, यानी जो फ्लावर हो गया, उसके ऊपर जा रहे होते हैं, सेमोलिना इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, यानी सूजी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो उन चीजों का भी ख्याल रखना है। फिर उसके अलावा इन एडिशन टू वीट आपका बार्ले हो गया, मेज हो गया, ये तमाम चीजें भी इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि इनकी भी अपनी एक कैलोरिक वैल्यू भी है और अपनी एक जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है। यूजुअली अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर है तो रेड मीट अलाउ नहीं किया जा रहा होता, तो पोल्ट्री और फिश रेकमेंड करना चाहिए पेशेंट्स को, क्या वो ज्यादा उनका इस्तेमाल करें। लो फैट डाइट इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स जो हैं वो कम किए जाएं, जितने कम किए जा सकते हैं वो किए जाएं। सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल तो आपको मालूम है कि जितने भी आपका जो चर्बी वाला जो मटेरियल होता है उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाती है। जो बहुत ज्यादा खड़े हुए घी वाले जो खाने होते हैं, बहुत ज्यादा चिकने वाले जो खाने होते हैं, उनके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अंडे की जो जर्दी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। दूध की जो ऊपर की जो बलाई आती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। फ्रेश क्रीम ले लें उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। खोया और इस किस्म की जितनी भी चीजें होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये तमाम चीजों को जो है वो कम करने की कोशिश की जाए। सैचुरेटेड फैट से मुराद क्या है कि वो फैट जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाए। रूम टेम्परेचर, गर्मी के मौसम में रूम टेम्परेचर पे अगर कोई जमी हुई चीज है, so you should not eat that, it's saturated fat. Trans fat से मुराद क्या है? आर्टिफिशियल फैट।
यानी ऑयल से जो बनास्पति घी बनाया जाता है, जो मार्जरीन्स बनाए जाते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एडिक्वेट पोटेशियम इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि पोटेशियम नहीं हो रही होती। हम क्या कर रहे होते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोडियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपकी जो पोटेशियम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो फिर आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। ये पेपर है, ये इसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, इस लिंक को आप इस्तेमाल करके इसको मजीद इसके पोटेशियम के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आप इसमें हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट जी, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सॉल्ट इंटेक, जो सेकंड आपके पास जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसमें सॉल्ट इंटेक को डिक्रीज करने की जरूरत है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो 2300 मिलीग्राम पर डे से आप उसको डिक्रीज करके लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे के ऊपर ले आए, जो कि मेजरली 1 टीस्पून फुल बनता है पर डे के हिसाब से। अगर उससे कम इस्तेमाल करें तो इट्स ओके, इट्स वेरी आइडियल। जो नेशनल किडनी फाउंडेशन एंड काउंसिल ऑफ रीनल न्यूट्रिशन मेंबर लिंडा अल्रिच रिकमेंड करते हैं कि सोडियम इंटेक जो है वो इन तमाम तरीकों से कम किया जा सकता है। किस किस तरह से? कि भाई आप जो पैक्ड मीट मिलता है मार्केट में, उसकी जगह पे आप फ्रेश मीट बाजार से खरीदें, खुद बनवाएं और उसको लें, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सोडियम कंटेंट कम होता है। जब आप प्रोसेस करके और उसको स्टोर्ड फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं तो नमक लगा के रखना पड़ता है ताकि चीजें खराब होने से बच जाए, क्योंकि नमक सड़ने से बचाता है। तो नमक लगा के उस मीट को रखा जा रहा होता है। तो जब आप उस प्रोसेस मीट को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो आपका जो सोडियम कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। वो चीज खत्म करें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें कैंड के बजाय, या जो प्रोसेस्ड हुई हुई जो पैक्ड जो वेजिटेबल्स मिल रही होती है मार्केट में, उनको ना इस्तेमाल किया जाए, कैंड वेजिटेबल्स ना इस्तेमाल की जाए। लो सोडियम कंटेंट जो है वो यूजुअली, अगर जब जहाँ पे बाहर के मुल्कों में तो खसूसियत से, अब यहाँ पाकिस्तान में भी जो फूड हो रहा है उसके अंदर आपको सोडियम कंटेंट हर चीज के ऊपर लिखा हुआ होता है। चीज हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब आपकी जैसे से फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग्स होती हैं, सैलेड ड्रेसिंग्स होती हैं, सॉसेज होते हैं, उनके अंदर सोडियम कंटेंट मेंशन हुआ हुआ होता है। तो उस सोडियम कंटेंट को देखते हुए इस्तेमाल करें। जो लो सोडियम कंटेंट की चीजें हैं वो इस्तेमाल करें पेशेंट के लिए। सॉल्ट शेकर इस्तेमाल ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहा यह जाता है कि आप नमक को पका लें तो वो फिर भी बेहतर है उसके मुकाबले में कि आप ऊपर से जो कच्चा नमक छिड़क के खाया जाता है खाने में। यूजुअली क्या होता है कि जी नमक कम हो गया, आप ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं, उसमें बहुत टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट दैट काइंड ऑफ सॉल्ट इज वेरी हार्मफुल फॉर द हार्ट कंडीशंस, किडनी कंडीशंस एज वेल एज ब्लड प्रेशर। सो उसको देखना जरूरी है कि आप कच्चा नमक जितना ज्यादा अवॉइड कर सके। अगर खाना फीका भी लग रहा है तो कच्चा नमक ऊपर से डालने की कोशिश ना करें, वो आपके लिए जरा फायदेमंद होगा। हाई सॉल्ट कंटेंट जैसे चीज वगैरह, इस तरह की जो चीजें बाजार से प्रोसेस हुई भी होती हैं, उनको जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इनका कहना है कि 2.2 पाउंड्स यानी 1 kg का जो वेट है अगर आप डिक्रीज करते हैं तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का जो वेट है वो मतलब मर्क्यूरी का जो प्रेशर है वो गिरता है। और जितना आपका जितना वेट आप लूज करते जाएंगे उतना आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की रेंज में आता चला जाएगा। दो तरीकों से जो है आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। एक तो तरीका है जी बीएमआई कैलकुलेशन का। उसमें आपका जो आइडियल बॉडी वेट है वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लाइक बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो है हाइट की स्क्वायर ले लेते हैं, या तो फीट में ले लेते हैं या फिर सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं, और उसका स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर देते हैं वेट के साथ जो आपका किलोग्राम के अंदर आ रहा होता है। जो कैटेगरीज बनती हैं, अंडर वेट है लेस देन 18.5 वगैरह कैलकुलेशन आ रही है, तो नॉर्मल वेट है 18.5। अच्छा, मुझे ये कुछ वेट का जो फॉर्मूला है ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। बीएमआई का या तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर है, जो मुझको ऐसा ही लग रहा है। इसको एक दफा बुक से भी हम चेक कर लेंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा, या तो ये है या फिर ये है, क्योंकि आपका कम आना चाहिए ना। इसको देख लीजिएगा कि कौन सा है। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने देख के ही लिखा था, लेकिन कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, तो इसको जरा देख लीजिएगा। वेट और हाइट की जो वो है वो देख लीजिएगा। अंडर वेट अगर है तो लेस देन 18.5 है, नॉर्मल वेट 18.5 से लेके 24.9, ओवर वेट 25 से लेके 29.9, और 30 अबव जो है वो आपका ओबेसिटी में काउंट होता है। फिर ओबेसिटी की भी कैटेगरीज बन जाती हैं।
टाइप 1 ओबेसिटी, टाइप 2 ओबेसिटी एंड टाइप 3 ओबेसिटी। टाइप 3 ओबेसिटी इज 40 प्लस का जो अगर बीएमआई कैलकुलेट हो रहा है, और इसके दरमियान में 30 से 40 के दरमियान में दो कैटेगरीज बनती हैं, शायद 34.9 तक का है जो कि ओबेसिटी टाइप 1 है, और फिर उससे ऊपर जो है टाइप 2 ओबेसिटी है, ग्रेटर देन 40 जो है वो टाइप 3 ओबेसिटी आता है। कैलकुलेट किस तरह से करना होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये बीएमआई का चार्ट दिया हुआ होता है। इसके अंदर आपके वेट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपकी हाइट लिखी हुई है। अच्छा, अब आप करना क्या होता है, उसके ये पूरा फॉर्मूला लगा के इन्होंने ये पूरा कैलकुलेट करके निकाल दिया है। आपको सिर्फ इसमें इस टेबल में से अगर आप अपना वेट देखना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है केजी में आ रहा है 65 केजी है फॉर एग्जाम्पल, 65 केजी है और आपकी हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंचेस है, ठीक है। तो 65.9 केजी का जो है अगर हम लेके चलें और 5 फीट 10 इंच का आपका हाइट है, तो ये तकरीबन कैलकुलेटेड आ रहा है आपका बीएमआई 20। अब ये जो 20 है ये आपका नॉर्मल बीएमआई में आ रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसी हाइट के ऊपर आप जो है आपका वेट आ रहा है समझ लें 91 केजी, तो ये 27 है, तो ये आपका चला जाएगा ओवरवेट के अंदर। ये देखें ऑरेंज वाला जो है ओवरवेट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो से फॉर एग्जाम्पल 5'10" पर 5'10" पर ही आपका वेट जो है वो 42 केजी आ रहा है, सॉरी 42 नहीं आ रहा है, 98 केजी आ रहा है, तो आप जो है वो ओबीस की साइड पे, ओवरवेट की तरफ चले, नहीं ओबीस की तरफ, ओवरवेट तो येलो वाला है ना, ओबीस की तरफ चले जाएंगे। सो इस तरह से आप अपना जो है अपनी हाइट और वेट डाल के और आराम से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका वेट किस साइड पे आ रहा है और आपको उसके लिए कहाँ जाने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो दूसरा तरीका होता है वो वेस्ट हिप रेशो होता है। वेस्ट का सरकमफ्रेंस ले लेते हैं, हिप्स का सरकमफ्रेंस ले लेते हैं इन इंचेस, उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें कहा ही जाता है कि अगर वेस्ट हिप रेशो अगर आपका नॉर्मल रेंज में है तो आपको हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे आपका वेस्ट हिप रेशो जो है वो 1 की तरफ जाना शुरू करता है या 1+ होना शुरू करता है, तो आपका जो रिस्क है टू डेवलप हार्ट डिजीजेस बढ़ जाता है। अब से फॉर एग्जांपल आपका हाइपरटेंशन का अगर केस है, पहले हाइपरटेंसिव है, तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस जो है वो और ज्यादा हो जाएंगे। तो वेस्ट हिप रेशो भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हिप्स यहाँ से देख लेते हैं और ये वेस्ट हिप रेशो बन रहा है। अब ये आपका हिप्स की अगर से फॉर एग्जांपल सरकमफेरेंस आपका 44 इंचेस है और यहाँ पे आपकी वेस्ट जो है वो 35 इंचेस आ रही है, तो 0.8 बन रहा है। तो ये जो है आपका थोड़ा सा समझ लें कि अब येलो लाइट है तो थोड़ा खतरे का निशान है, रेड पे तो बिल्कुल ही इमरजेंसी, ठीक है, लेकिन ग्रीन है तो ये अच्छा है, मतलब आपका रेशो। इसका जो इन्होंने एक ये भी तरीका दिया हुआ है कि वेस्ट हिप रेशियो जो सर्कमफ्रेंस रेशियो है उसमें आपका जो डिजीज का जो रिलेटिव रिस्क है ओबेसिटी से रिलेट करके वो क्या है। से फॉर एग्जांपल अगर 20 से 29 ईयर्स ऑफ एज के मर्द हजरात हैं तो उनके अगर 0.3 या उससे कम 0.83 से कम है वेस्ट हिप रेशियो, तो दे हैव वेरी लो रिस्क टू डेवलप ओबेसिटी एंड ऑब्वियसली लाइकवाइज फिर आगे जो ओबेसिटी से रिलेटेड डिजीजेस हैं उनका रिस्क कम है। मॉडरेट रिस्क पे आ जाते हैं 0.83 से लेके 0.88 वाले, 0.89 से लेके 0.94 वाले हाई रिस्क पे आ जाते हैं, और पॉइंट ग्रेटर देन 0.94 वाले जो हैं वो वेरी हाई रिस्क पर आ जाते हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ी सी रेंज जो है वो बेटर होती चली जा रही है, लेकिन अगेन 0.91 लो रिस्क वाले और उससे ऊपर जैसे जाएं तो मतलब बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी है। तो अब ये इससे आपको जो है पता चल जाता है कि आपके हार्ट डिजीज होने के चांसेस जो है वो कितने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो दिस वाज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी वेट, कि आपका जो वेट मेंटेनेंस के लिए आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है, ठीक है जी। ये पेशेंट को भी आप बता सकते हैं, किसी को भी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं ये फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है वेट मेंटेनेंस के लिए आपको पेशेंट को जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़वानी पड़ेगी,
तो आपके पास जो क्या कहते हैं जो आपका जो पेशेंट है उसको आप क्या क्या काम करवा सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर की जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो करा सकते हैं। फिर उसके अलावा उसको आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा सकते हैं और स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज वो है जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है जी। वो बीपी को लोअर भी करता है और आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग भी करता है। क्यों? इसलिए कि जब आपका ऑक्सीजन आप बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं कार्डियो की एक्सरसाइजेज में, तो उससे आपका स्टेमिना बिल्डअप हो रहा होता है। और जब स्टेमिना बिल्डअप होता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जो है वो एक्सरसाइजेस को रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं और आपका हार्ट जो है वो काफी लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको एक्सरसाइज करवा सकता है। वरना जब शुरू शुरू में आपको हार्ट इतना रेट बढ़ जाता है और मतलब पेशेंट को इतनी तकलीफ होने लगती है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका स्टेमिना जो है वो बढ़ता चला जाता है। जो आपकी जो एरोबिक एक्सरसाइज है उनमें आता क्या क्या है, वॉकिंग, जॉगिंग, रोप जंपिंग, साइकिलिंग, स्कीइंग, स्केटिंग, रोइंग यानी वो कश्ती चलाना, स्विमिंग एंड वाटर एरोबिक्स, जो कि पानी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। वाटर एरोबिक्स से मुराद है आपके पास क्या कहते हैं, आपकी जो डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग है। ठीक है। फिर जो आप सांस रोकने की जो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सब अंडरनीथ द वाटर जाके, वो तमाम चीजें भी इसमें आती हैं और ये कार्डियो की एक्सरसाइजेज में इंक्लूड होती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप यूजुअली वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं और उसकी वजह से आपके मसल्स की जो डेवलपमेंट है वो होती है। आपने नोट किया होगा कि बाकायदा से वेट पहले छोटे वेट के साथ जो है वो मुख्तलिफ जो मसल्स होते हैं उनको ग्रो करने की कोशिश की जा रही होती है, फिर ऐसा ऐसा वजन बढ़ाते हैं तो मसल्स की जो है वो ग्रोथ होती है और बॉडी की एक अच्छी मतलब अपीयरेंस बनती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो ये होती हैं कि आप जो है अपने जो जॉइंट्स हैं उनको, डिफरेंट जॉइंट्स को डिफरेंट एक्सरसाइजेज के थ्रू स्ट्रेच कर रहे होते हैं, साथ में मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे होते हैं और आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही होती है। जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होती चली जाएगी उतनी एरोबिक्स जो है उनमें आसानी होती चली जाएगी आपकी। सो ऑल टुगेदर ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और ये फिजिकल एक्टिविटीज जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट अगर इंक्रीज करता जाता है तो अगेन उसका जो मतलब जब हार्ट की एक्टिविटी मजबूत होती है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्ट ताकतवर होगा तो वो प्रॉपर पंपिंग करेगा जिसके नतीजे में जो है वो हार्ट के ऊपर जोर नहीं पड़ पाएगा। कहा ही जाता है कि जो अगर आपको वेट रिडक्शन करनी है या अपने वेट को मेंटेन भी करना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो मॉडरेट या हैवी एक्टिविटी के ऊपर जा रहे होते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग यानी अच्छी वॉक जिसमें आपका सांस फूलना शुरू हो जाए और पसीना आना शुरू हो जाए, अगर 30 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक करें तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर फिजिकल एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। दैट मेक्स अराउंड 150 मिनट्स पर वीक, वो मतलब आइडियल रहता है। जॉगिंग है 20 मिनट्स पर। जॉगिंग अगर आप कर रहे हैं तो जॉगिंग का मतलब ये है कि कंटिन्यूस जॉगिंग 20 मिनट अगर आप कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन एक वीक के लिए आइडियल है, इनफ है। टोटल मिला के अगर आप जो है जॉगिंग अच्छा, इसके बारे में कहा ही जाता है कि अगर आपकी हैवी एक्टिविटी आप 75 मिनट्स पर वीक कर रहे हैं या 150 मिनट्स पर वीक की मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं तो दैट इज इनफ फिजिकल एक्टिविटी विच कैन मेंटेन योर ब्लड प्रेशर over the period of time and it can maintain your healthy health all together। आपके तमाम ऑर्गन्स की और आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहती है जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेट से इंटेंसिक एरोबिक इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटी करें या 75 मिनट्स के लिए विगरस एरोबिक करें। विगरस एरोबिक जैसे मैंने आपको बताया कि जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग ये विगरस में आती हैं। साइकिलिंग, आप अगर स्लो साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो मॉडरेट में आएगी। अगर स्पीड जो जो मुकाबलों वाली जो साइकिलिंग होती है अगर वो कर रहे हैं तो वो उसमें चली जाएगी, क्या कहते हैं, हैवी में चली जाएगी। ठीक है जी। रोइंग हो गई, मुकाबले वाली एक्सरसाइज है रोइंग के लिए। स्केटिंग हो गई, स्कीइंग हो गई, ये तमाम अगर तो आप मुकाबले के हिसाब से लाइक होता है ना स्कीइंग का जो मुकाबला होता है, या आइस हॉकी हो गई, इस तरह की जो एक्टिविटी जिसमें आप कंटिन्यूसली भागते चले जा रहे हैं और एक मखसूस टाइम तक भाग रहे हैं, वो हैवी एरोबिक्स में आता है। और उसके मुकाबले में आराम ले लेके, थोड़ा सांस ले लेके का हल्के मतलब हो रहा है कि आपका एकदम से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं महसूस करे
तो वो आपकी मॉडरेट एक्टिविटी में आती है। तो 150 मिनट्स पर वीक की मॉडरेट एक्टिविटी मुनासिब है। 75 मिनट्स की पर वीक अगर विगरस एक्टिविटी करें तो वो मोर देन इनफ है। कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी कर सकते हैं, थ्रू आउट द वीक उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये नहीं है कि जी आप बिल्कुल ही मतलब एक दफा कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, स्लो स्लो। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो हैं वो वेट लिफ्टिंग की मस्कुलर बिल्डिंग के लिए वो बहुत जरूरी है। कहा यह जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप के मसल्स ज्यादा हैं बॉडी में और फैट कम है, तो कहा यह जाता है कि मसल्स जो हैं वो अगर रेस्ट पर भी है ना तो वो मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, क्योंकि मसल्स की अपनी एक्टिविटी इंटरनल चल रही होती है, तो उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, वो कैलोरीज कंटिन्यूसली बर्न करते रहते हैं। एज कंपेयर टू फैट, फैट कैलोरीज बर्न नहीं करता। तो अगर आप मस्कुलर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें होता ये है कि आपके मसल्स अगर बन गए हैं और आपका फैट कम हो गया है, हो सकता है आपका वेट रिड्यूस ना हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मसल्स ज्यादा बने हुए हैं तो आपका वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मसल्स जो हैं वो सोती हुई हालत में या आराम करने की हालत में भी मेटाबॉलिज्म करते रहते हैं, कैलोरीज बर्न करते रहते हैं। उसके मुकाबले में अगर आपका फैटी बॉडी है, फैटी कंटेंट ज्यादा है, तो वो फिर अगेन आपने जो खा लिया, अगर आप आराम कर रहे हैं तो फिर वो आराम ही हो रहा है, मतलब उसमें कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। तो इसलिए कहा यह जाता है कि एटलीस्ट 2 डेज पर वीक की आपको जो है वो मस्कुलर बिल्डिंग एक्टिविटी जरूर एडअप करनी चाहिए अपने एक्सरसाइज रूटीन के अंदर, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मसल्स बन जाएं और फिर आपका जो कैलोरी बर्न आउट है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगेन सिटिंग के लिए लेस टाइम रखें, लाइट इंटेंसिटी की एक्टिविटी ड्यूरिंग सिटिंग, अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग का है तो जैसे कहा जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैठे हुए भी हैं तो हर आधे घंटे के बाद अपने पैरों को स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा मसल्स को मूव कर लिया, 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा वॉक करके आ गए, किसी से मतलब जो भी काम है। अच्छा, जैसे ऑफिस में कहा ही जाता है कि जैसे बड़े साहब होते हैं तो वो हर थोड़ी देर के बाद पीएन को बुला रहे होते हैं फाइलें आगे पीछे करने के लिए, तो कहा ही जाता है कि अगर आप हेड भी तो आप अगर खुद चल के वो फाइल अपने जो सबऑर्डिनेट तक पहुंचा देंगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो इस तरह की चीजों को जो है वो काफी, ताकि जितना सेडेंट्री एक्टिविटी को अवॉइड किया जा सके वो मैक्सिमम वो है अच्छी बात है। जैसे जैसे आप 300 मिनट्स पर वीक पर चले जाएंगे, 150 से स्टार्ट करके 300 वीक्स पर 300 मिनट्स पर वीक भी अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है तो वो ऑल टुगेदर आपके ब्लड प्रेशर और आपके हार्ट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको अच्छा जी, अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके हवाले से जो है वो ये कहा जाता है कि जो फीमेल्स हैं वो एक ड्रिंक पर डे का अगर आप रख रहे हैं हिसाब, तो ये अच्छी चीज है, मतलब सेफ रहेगा, कार्डियक हेल्थ के लिए भी बेहतर है। अगर तो ड्रिंक करते हैं तो, अगर तो ड्रिंक नहीं करते हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ड्रिंक नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर जैसे ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो उनको, अगर उनको अपनी हार्ट की हेल्थ की फिक्र है या वो अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनको रेकमेंड की गई है, तो उनको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। 1 ड्रिंक फॉर विमेन एंड 2 ड्रिंक्स पर डे मेन के लिए। अच्छा, 1 ड्रिंक कंसिस्ट कितना करती है? 12 आउंसेस का बियर, 5 आउंसेस की वाइन और 1.5 आउंसेस का 80 प्रूफ का लाइकर जो है वो उसको बेसिकली 1 ड्रिंक कंसिडर किया जाता है। किस तरह से? इसकी पिक्चर आप देखें, ये पिक्चर मैंने साथ में लगाई है, जो खुद भी नहीं समझ में आता तो मैंने इस तरह से इसको पिक्चर ले ली इसकी। 1 मिक्स ड्रिंक विथ 1.5 आउंस यानी 44 ml ऑफ 80 प्रूफ लाइकर जो है वो किस किस का? वोडका, गिन, स्कॉच, बोरबॉन, ब्रांडी या रम, अगर ये तमाम चीजें हैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो है ये एक ड्रिंक इतनी बनेगी, ये एक ड्रिंक है, ठीक है जी। अब उसके मुकाबले में अगर आप खाली वाइन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ग्रेप वाइन कहलाती है, अगर वो वाइन इस्तेमाल की जा रही है तो वो 5 आउंस तक की जो है वो एक ड्रिंक कहलाती है, यानी इस ग्लास के अंदर इसको इधर तक अगर आपने भरा है तो ये एक ड्रिंक कहलाती है। बियर या वाइन कूलर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका ये 12 आउंस जो है वो एक ड्रिंक के बराबर होता है, यानी 355 ml के बराबर। अच्छा, अब इसमें जो जो इसके बारे में जो बताया जाता है वो ये है, कुछ इस तरह से है, सॉरी।
इधर मैं आपको लिख के थोड़ा सा बता देती हूँ। कहा ये जाता है कि अब पहले तो ये पता चले कि 80 प्रूफ, अभी जो पिछली जगह पे आपने ये देखा कि 80 प्रूफ के जो लाइकर है वो क्या होता है। सो कहा ये जाता है कि यूजुअली अल्कोहल को हम किस तरह करते हैं कि अल्कोहल जो है वो अगर आपने 50% अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, 50% अल्कोहल ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% डाइल्यूटेड अल्कोहल हो गया ये, यानी इसके अंदर वाटर ऐड होगा। और अगर फॉर एग्जांपल 100 ml का ड्रिंक बन रहा है तो 50% अल्कोहल का मतलब है कि 50 ml अल्कोहल होगा, उसमें 50% वाटर होगा। ठीक है जी, तो ये जो 50% का जो अल्कोहल है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, तो वो जो है वो कहलाता है 100 प्रूफ। ठीक है जी। अब 80 प्रूफ अगर अल्कोहल अलाउड है, और कहा यह जाता है कि बाहर के मुल्कों में जहां पर भी अल्कोहल इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो जो अलाउड रेंज है अल्कोहल की वो है 80 प्रूफ की। से फॉर एग्जाम्पल 50% के ऊपर 100 प्रूफ बन रहा है, तो 80 प्रूफ क्या हो जाएगा, 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, तो 40% अल्कोहल 80 प्रूफ अल्कोहल कहलाता है। ठीक है जी, से फॉर एग्जांपल इसको आसानी के लिए यूं भी कर दें कि जी 45 प्रूफ जो वेट अल्कोहल बाय वॉल्यूम हो गया वो 90 प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके ऊपर आपके ऊपर जो है वो चार्जेस वगैरह लग सकते हैं। ओनली मतलब आप इससे ज्यादा बेच भी नहीं सकते, आप इससे ज्यादा पी भी नहीं सकते। तो 80 प्रूफ अल्कोहल जो है वो 40% अल्कोहल बन रहा है, और ये जो 40% अल्कोहल है ये फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि बियर की बात करते हैं, तो बियर जो है वो बेसिकली जितने भी सीरियल ग्रेन्स होते हैं उनसे बनाई जाती है। ठीक है जी, और उसको जो है वो फिर मतलब इस तरह से फर्मेंट, पहले ब्रू किया जाता है, फिर फर्मेंट किया जाता है, और उसके बाद फिर उनको जो है वो एज करने के लिए जो है वो आपको पता है कि वो पूरे वो जो लकड़ी के कंटेनर्स होते हैं, बैरल्स, उनके अंदर रखा जाता है, और जितना एजेड होता है उतनी उसके अंदर अच्छी चीज बनती है वो। अच्छा, फिर अगर वाइन कूलर की बात करें तो वाइन तो अलग चीज है। वाइन जो है वो बेसिकली ग्रेप जूस को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है, और 80 85 100 साल पुराना जितना लाइकर होता है उतना ज्यादा जो है वो उसकी मतलब सिग्निफिकेंस मानी जाती है। मेरा जो मकसद है सिर्फ बताने का वो ये है कि बियर और जो वाइन कूलर है वो बेसिकली वो मिक्स्ड काइंड ऑफ अल्कोहल है। जितना प्योरिटी होती जाती है, जितना प्योर होता जाता है, या जितना लाइकर कंटेंट बढ़ता जाता है, जितना मिक्सिंग कम होती जाती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होके एक ड्रिंक बन जाता है। आप खुद आप देख सकते हैं कि इस क्वांटिटी में अगर यहाँ पे जो है वो 1.5 आउंस पर एक ड्रिंक बन रही है प्योर लाइकर की, और जैसे जैसे इसकी मतलब जो इंटेंसिटी कम होती जा रही है तो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बियर है और वाइन कूलर है, ये क्या है कि वाइन के अंदर कोल्ड ड्रिंक मिला के और कार्बोनेटेड उसको करके और फिर उसमें फ्रूट जूसेस मिला के पिया जा रहा है, इस वजह से इतनी क्वांटिटी जो है एक्सेप्टेबल हो रही है। बियर जो है उसमें भी कार्बोनेटेड वाटर ऐड किया जा रहा है, इस वजह से उसकी ज्यादा क्वांटिटी पी जा सकती है। वाइन जो है वो इस इतनी 5 आउंस लिया जा रहा है, लेकिन जो है उसमें हो क्या रहा है कि यूजुअली जो है ये वाइन जो होता है वो ग्रेप जूसेस से बनाया जा रहा होता है। बाकी ये जितने भी स्कॉच वोडका बोरबॉन्स हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो डिफरेंट ग्रेन से मिला के बनाए जाते हैं, लेकिन चूंकि इनका अल्कोहल कंटेंट बढ़ता चला जाता है तो उसकी वजह से जो है इनकी क्वांटिटी कम करके जो है वो एक ड्रिंक बोला जाएगा इसको। ठीक है जी, तो ये था। इसके बाद फिर ये होता है कि जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो ब्लड प्रेशर है, वो बेसिकली जो मेंटल स्ट्रेस है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पेशेंट है या पेशेंट के लिए डॉक्टर जो है वो क्या करे कि पेशेंट का जो स्केड्यूल है उसको जितना मॉडिफाई कर सके, जितना स्ट्रेस फ्री कर सके, वो प्रायोरिटाइज करना कामों को, उनको प्रॉपर तरीके से स्केड्यूल करना और उनको स्केड्यूल के मुताबिक सरंजाम देना, ताकि आपके ऊपर बाद में डेडलाइंस के करीब जो है वो प्रेशर ना पड़े, वो तमाम चीजें देखना। ब्रीथ टू रिलैक्स, जो ब्रीद इन ब्रीद आउट का जो एक मैकेनिज्म है कि जी नाक से अंदर लें, मुंह से बाहर निकालें सांस को, बार बार करते रहें,
वो भी आपका जो है हार्ट रेट को कम करता है और उसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। एक चीज और होती है उससे कि वो जो स्ट्रेस है वो थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाता है। एक्सरसाइजेस जो हैं आपकी, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, वो तमाम चीजें भी स्ट्रेस को रिलीज करने में, क्योंकि आप अगेन उसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, अपने माइंड को फ्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीजें आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। आपको नींद को बेहतर बना रही होती हैं। आप नींद बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जैसे जैसे उसमें डीप ब्रीदिंग है वो पूरा एक तरीका बता दिया कि जी उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है बॉडी में। जब ऑक्सीजन बढ़ती है तो इसके नतीजे में एक रिलैक्सेशन का अमल दखल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट भी ज्यादा हो रहा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी और ऑक्सीजन की जाती जो है वो पेशेंट को रिलैक्स करती है, स्ट्रेस फ्री करती है। ये मैकेनिज्म है नीचे दिया हुआ है कि किस तरह से आपको इसको ब्रीदिंग करनी चाहिए। फिर मसल रिलैक्सेशन में ये कि आप इंडिविजुअल मसल्स को जो है वो स्ट्रेच करें, फिर उनको रिलैक्स करें। तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब आप तमाम मसल्स को रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, तो उसके नतीजे में भी आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स करेगी और आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो बेहतर तरीके से कारकर्दगी कर दिखा सकेंगे। मेडिटेशन में जो कुछ चीजें हैं कि जी आपकी आपकी सोच का जो तरीका है वो बेहतर होता चला जाता है। आप जो है वो अपना जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ा लेते हैं, क्वालिटी जो है आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है, हैप्पी और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनते हैं, आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है और सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है। बेसिकली ये तमाम चीजें आपको खुश करती हैं और जब खुश करेंगी तो स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा, और जब स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर आप अपने आपका जो है वो आपकी जो ऑर्गन्स के ऊपर जो बैड इफेक्ट आ रहा है उसमें भी कमी आएगी आपकी स्ट्रेस की वजह से। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगला जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड आगे के जी ब्लड प्रेशर के जो मैनेजमेंट है, जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो किस तरह की जाती है, उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।